हेलो डियर स्टूडेंट, अध्याय 1 गैर व्यापारिक संस्थाओं और संगठन के क्वेश्चन है। गैर व्यापारिक संस्था या संगठन चैप्टर का नाम है। जिसे इंग्लिश में एनपीओ बोलते हैं, गैर व्यापारिक संस्था या संगठन। ये आपका चैप्टर का नाम है। कल मैंने आपको एग्जाम्पल 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 ठीक। सन 2013 में चंदे से 75,000 रुपये प्राप्त हुए। आपको चंदे के 75,000 रुपये सन 2013 में प्राप्त हुए हैं। सन 2012 का बकाया चंदा 7,000 रुपये इसमें शामिल था। मतलब जो सन 2012 का बकाया जो चंदा है 7,000 रुपये, इसमें 2013 में वो शामिल है। सन 2014 के लिए चंदा चालू वर्ष में 10,000 रुपये प्राप्त हुआ। देखिए, आप अकाउंट बना रहे हो, खाता बना रहे हो 2013 का, और आपको 14 का भी चंदा यहाँ पर प्राप्त हो गया। चालू वर्ष का 10,000 प्राप्त, ये आपका अग्रिम चंदा हुआ। सन 2013 के आदत चंदे की रकम 3,000 रुपये है। वर्ष 2013 के लिए आयव्यय खाते में लिखी जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। आपको आयव्यय खाते में कितनी राशि लिखना है, इसे आपको ज्ञात करना है। इसके लिए आप चंदा खाता बनाएंगे, जो मैंने कल भी आपको बताया था। यहाँ लिखेंगे चंदा खाता। चंदा खाता 2013, आपको 2013 में प्राप्त हो तो 2013 का खाता आपको बनाना है। चंदा खाता बना दिया आपने 2013 का। इसका प्रारूप बनाएंगे। इसमें डेट का कॉलम भी रहता है। अगर आप डेट का कॉलम बनाओगे तो आपको डेट लिखना पड़ती है। अगर डेट का कॉलम नहीं बनाते, विवरण राशि तो भी चलेगा, लेकिन आपको वहाँ शो करना है कि अग्रिम है कि प्रारंभिक है, ये आपको शो करना है। जैसे मैंने कल बताया था, मैं उसी प्रकार आपको बता रहा हूँ। ये आपकी डेबिट साइड होगी, ये आपका विवरण हो गया, राशि, विवरण, राशि, क्रेडिट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक, ये आपका प्रारूप हो गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सन 2013 में चंदे से 75,000 रुपये आपको प्राप्त हुए हैं। आप खाता बना रहे हो 2013 को, और सन 2013 में आपको 75,000 रुपये चंदे से प्राप्त हुए हैं। यहाँ लिखेंगे द्वारा। जो आपको चंदा प्राप्त होता है उसे आप रोकड़ या बैंक के नाम से शो करते हैं। लिखेंगे बैंक से, ठीक है, कितना 75,000 रुपये। 75,000 रुपये का आपके पास में बैंक से। आगे बात करते हैं। सन 2012 का बकाया चंदा 7,000 रुपये इसमें शामिल है। सन 2012 का जो बकाया चंदा है वो 7,000 रुपये बाकी है। आप 2013 का खाता बना रहे हो और 2012 आपका गत वर्ष हुआ, और गत वर्ष बकाया जो चंदा रहता है गत वर्ष का, वो आपको डेबिट तरफ लिखना है। किस तरफ? अंतिम इस तरफ लिखते हैं और प्रारंभिक इस तरफ लिखते हैं। वो आपका प्रारंभिक हुआ, लिखेंगे प्रति आदत चंदा। आदत चंदा ये आपका प्रारंभिक हुआ, लिख देंगे प्रारंभिक। ठीक है, कितना है? 7,000। नेक्स्ट है सन 2014 के लिए चंदा चालू वर्ष में 10,000 रुपये प्राप्त हुआ है। सन 2014, 2012 आपका गत वर्ष हुआ,
आपका चालू वर्ष 2013 है और 2014 आपका अग्रिम वर्ष है, मतलब आने वाला जो वर्ष है वो। तो देखिए यहाँ पर आदत्य चंदा अंत का लिखते हैं, अग्रिम चंदा प्रारंभ का लिखते हैं, है ना, और आदत्य चंदा प्रारंभ का इधर लिखते हैं और अंत का इधर लिखते हैं अग्रिम चंदा। यहाँ पर 2014 का है, प्रारंभ का नहीं है, लिखेंगे प्रति अग्रिम प्रति अग्रिम चंदा, और यहाँ लिखेंगे अंत का या अंतिम, ये अंतिम है तो ये अंत का अग्रिम है, अग्रिम चंदा लिख दिया आपने। ठीक है, कितना है 10,000 रुपये। अगर ये अग्रिम चंदा प्रारंभ का रहता तो इस साइड लिखते, लेकिन ये अंतिम है, अंत का है, इसलिए इस साइड लिखा। आगे सन 2013 के आदत्य चंदे की रकम 3,000 रुपये वर्ष 2013 के लिए आयव्यय खाते में लिखी जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। आदत्य चंदे की जो रकम 3,000 रुपये वर्ष 2013 में आपको प्राप्त हुई, तो आदत्य चंदा आपका ये 2013 बना रहा, मतलब अंत का हुआ। इधर लिखेंगे द्वारा प्रारंभ इधर लिखते, अंत इधर लिखते। आदत्य चंदा ₹3,000, ये आपका अंत का है, अंतिम है, अंत का। ठीक है, 3,000। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। आयव्यय खाते में राशि आप ट्रांसफर कर दोगे, है ना। डेबिट तरफ आपने टोटल लगाया, कितना होगा 10 से 17,000 रुपये टोटल होता है इसका। क्रेडिट तरफ का टोटल आपने से किया 75 होती ना, टोटल 78,000 रुपीज़ इसका हो गया। कौन सा टोटल बड़ा है, क्रेडिट का। दोनों तरफ लगाएंगे उसको 78,000 रुपये, 78,000 रुपये। $78,000 क्रेडिट का बड़ा है, दोनों तरफ 78,000, उसमें 17,000 माइनस कर देंगे। 0 0 0 8 में 7 1 6, 61,000 रुपये आपका टोटल आया, जो किस साइड शो करना है, डेबिट तरफ, क्योंकि डेबिट का टोटल कम है। अगर आप इधर 61,000 लिखोगे तो 78,000 दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये राशि कहाँ पर आपको ट्रांसफर करना है, आयव्यय खाते में। लिखेंगे प्रति आयव्यय खाता, प्रति आयव्यय खाता। कहाँ से ये राशि आपके पास में, अंतर से। आपने अंतर निकाला, उससे आइए, लिखेंगे अंतर से, और यहाँ लिख देंगे 61,000 रुपये। ये आपके गैर व्यापारिक संस्था गैर संगठित चंदा खाता हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। मैंने उदाहरण नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको कल करवाया था, एग्जाम्पल नंबर 3 ये अभी आपको मैंने करवाए हैं। इसके अलावा सारे क्वेश्चन हो गए हैं आपके, है ना। थ्योरी की अगर बात करते हैं तो कल मैंने आपको स्मरणीय शब्दावली में जितने भी मैंने आपको कहा था कि गैर व्यापारिक या गैर लाभकारी संगठन जो आपको दे रखा है, ये उसका अर्थ हुआ। गैर व्यापारिक संस्था या गैर व्यापारिक संगठन का अर्थ। अगर अपन इस साइड बात करें, क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको देखिए गैर व्यापारिक गैर लाभकारी संगठन का क्या आशय है। आपको क्या दे रखा है कि गैर लाभकारी संगठन का क्या आशय है, तो आपका जो यहाँ पर है ये इसका अर्थ हुआ। पहला फर्स्ट गैर व्यापारिक या गैर लाभकारी संगठन का ये अर्थ हुआ। सेकंड क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे कि गैर लाभकारी संगठन अपनी आय कैसे प्राप्त करते हैं, है ना। टोटल आपके पास में 8 क्वेश्चन दे रखे आती के, बट यहाँ पर आपको देखिए स्मरणीय शब्दावली में जितने भी दिए हैं सभी के अर्थ हैं। यहाँ पर गैर व्यापारिक या गैर लाभकारी संस्था या संगठन ये उसका अर्थ हुआ। प्राप्ति भुगतान खाता दे रखा है, ये इसका अर्थ हुआ। मैंने कल भी बताया था आपको। आयव्यय खाता किसे कहते हैं, या आयव्यय खाते से क्या आशय है, ये उसका अर्थ हुआ। प्रवेश शुल्क किसे कहते हैं, या प्रवेश शुल्क का क्या आशय है, ये इसका अर्थ दे रखा आपको। चंदा की जो अभी क्वेश्चन करवाए, चंदा क्या है, चंदा किसे कहते हैं, चंदे से क्या आशय है, ये इसका अर्थ है। ये सारे अति के क्वेश्चन हैं। आजीवन सदस्यता शुल्क किसे कहते हैं, आजीवन सदस्यता शुल्क क्या है, आजीवन सदस्यता शुल्क का क्या आशय है,
ये उसका आशय है। इसके एक क्वेश्चन 3 बनते हैं। देखिए कोई सा भी अगर आप लोगे कि आजीवन सदस्यता शुल्क क्या है, आजीवन सदस्यता शुल्क क्या है, या आजीवन सदस्यता शुल्क से आप क्या समझते हैं, आजीवन सदस्यता शुल्क का क्या आशय है, सारी चीज़ें एक ही रहती है जो आजीवन सदस्यता शुल्क के अंतर्गत, ये उसकी मीनिंग हो गई, उसका अर्थ हो गया। उसके बाद में आपको दे रखा विशिष्ट दान। विशिष्ट दान का अर्थ हुआ है, ठीक है, प्रारंभिक पूंजी, प्रारंभिक पूंजी का अर्थ हो ये जितने भी है, अति के क्वेश्चन है जो मैंने आपको कल कहा था, ठीक है। यहाँ पर आपको गैर व्यापारिक या गैर लाभकारी संगठन का अर्थ दिया हुआ है, बट मैंने आपको कहा है कि गैर व्यापारिक या गैर लाभकारी संगठन का अर्थ आपको फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है स्मृति शब्दावली में, वहाँ से आपको इसको लेना है। उसके बाद मैंने कहा था कि गैर व्यापारिक संगठन के उदाहरण, जो उसके उदाहरण दे रखे हैं, मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया था। और लाभकारी तथा गैर लाभकारी संगठन में अंतर, मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, है ना, ये होमवर्क है। जैसे मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लाभकारी तथा गैर लाभकारी संगठन में क्या अंतर है। मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लाभकारी संगठन जो रहता है उसका मुख्य उद्देश्य रहता है लाभ कमाना, और गैर लाभकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है सेवा करना। इसका उद्देश्य रहता है लाभ कमाना, उसका उद्देश्य रहता है सेवा करना। गतिविधियों का शुद्ध परिणाम, ये गतिविधियाँ जो भी गतिविधियाँ करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उसका शुद्ध परिणाम नेट प्रॉफिट निकालने के लिए करते हैं। उसका परिणाम क्या निकालते हैं, ये गतिविधियों का शुद्ध परिणाम लाभ या हानि में करते हैं। इनका परिणाम क्या होता है, लाभ या हानि में होता है। जो लाभकारी संगठन देते हैं, लाभकारी संस्थाएं जो रहती है, लाभकारी संस्थाएं संगठन, ये लाभकारी हो गई और ये गैर लाभकारी हो गई, गैर लाभकारी। लाभकारी का मैंने उद्देश्य बताया, इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, है ना, और इसका उद्देश्य होता है सेवा करना। इसका लाभ कमाना होता है, और मैंने इसके लाभकारी का उदाहरण दिया कि जो भी जितने भी संगठन, जितनी भी संस्थाएं रहती है, इनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, है ना। और गैर लाभकारी संगठन का उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य, गैर लाभकारी संगठन का उद्देश्य होता है ना, समाज की सेवा करना और उनके हितों की रक्षा करना होता है। ये प्रॉफिट कमाना नहीं चाहते, ये लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता है, ये सेवा करना इनका उद्देश्य होता है। गतिविधियों का शुद्ध परिणाम, इसका अगर आप बात करोगे, इसकी बात करोगे लाभकारी की, तो इसका शुद्ध परिणाम क्या निकलता है, या तो उसको लाभ होगा या फिर हानि होगी, या तो लाभ होगा या हानि होगी, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या रहता है, इसकी गतिविधि परिणाम किस निकाला जाता है, इसकी गतिविधियों का शुद्ध परिणाम अधिक या कमी में होता है, अधिक या कमी। जैसे लाभ हानि हो गया, ऐसे अधिक, जैसे मैंने आयव्यय खाता आपको पढ़ाया था, उसमें अगर आपकी आय ज़्यादा हो गई और आपके व्यय कम हो गए, अगर आपकी आय ज़्यादा है तो आप अधिक के लिखते थे, है ना, और आपने खर्चे बहुत सारे कर दिए, खर्चे कर दिए मतलब व्यय बहुत सारे कर दिए, है ना, तो आपको क्या हो गई, कमी हो गई, आपकी आय कम हो गई, तो इसका आधिक्य में होता है, ये आधिक्य या कमी में से होता है, इसका आधिक्य या कमी में इसको लेते हैं। स्वामित्व कोष, पूंजी कोष। स्वामित्व कोष मतलब जो मालिक रहता है, जो भी संस्था का मालिक रहता है, उसके पास कितना पूंजी कोष है, कितना उसका है। स्वामी के विनियोग तथा संचय एवं आधिक्य मिलकर स्वामित्व कोष का निर्माण करते हैं। मतलब कि स्वामी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कितना विनियोग किया हुआ है, और उसके पास कितने संचय, ये मिलाकर आधिक्य मिलकर स्वामित्व कोष का निर्माण करते हैं। इनका ये काम रहता है ना। इसमें क्या रहता है कि गैर लाभकारी संगठन क्या रहता है कि सदस्यों के अंशदान, दान आदि का आधिक्य तथा गतिविधियों का संचालन से प्राप्त लाभ मिलकर पूंजी कोष का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ इसका उद्देश्य रहता है लाभ कमाना रहता है, और उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं रहता है। ये क्या रहता है कि जितने भी इसमें क्या सदस्य बने रहते हैं, उनके जो भी अंश रहते हैं, उन्होंने क्या डोनेशन किया, क्या दान किया, उसको मिलाकर ये क्या करते हैं, पूंजी कोष का निर्माण करते हैं। लेखांकन विवरण, इसमें कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं लाभकारी में, और कौन कौन से गैर लाभकारी खाते में खाते बनाए जाते हैं। अब देखिए लाभकारी में कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं और गैर लाभकारी में कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। लाभकारी क्या करते हैं, सबसे पहले निर्माण खाता बनाते हैं। उन्होंने क्या निर्माण किया था उसका खाता बनाएंगे, निर्माण खाता। तो मान लीजिए आपने बिल्डिंग बनाया या फैक्ट्री बनाई,
तो उसके निर्माण में आपको कितना पैसा खर्च हुआ, कितना रुपए खर्च हुआ, सबसे फर्स्ट वो क्या बनाएंगे, अपना निर्माण खाता बनाएंगे। सेकंड वो बनाएंगे व्यापारिक खाता, सेकंड उसका आता है व्यापारिक खाता। सेकंड क्या बनाएंगे, वो व्यापारिक खाता बनाएंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या निर्माण किया, उसका खाता बनाएंगे, उसकी लेन देन पूरी अपने एक खाते में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद व्यापारिक खाता बनाएंगे। व्यापारिक खाता मतलब आपने व्यापार में कितना पैसा लगाया, कितना रुपए लगाया हुआ है, आपने क्या क्या व्यापार से परचेस किया हुआ है, क्या क्या खरीदा हुआ है व्यापार के लिए, वो खाता बनाएंगे। थर्ड वो कौन सा खाता बनाते हैं, लाभ हानि खाता बनाएंगे। कौन सा खाता बनाएंगे, लाभ हानि खाता। थर्ड वो लाभ हानि खाता बनाएंगे। लाभ हानि खाता क्यों बनाया जाता है, आपने अगर कोई सा बिजनेस, कोई सा व्यापार वैसा स्टार्ट किया हुआ है तो वो लाभ हानि खाता इसलिए बनाते हैं कि आपको लाभ हुआ है कि हानि हुई है, इसके लिए वो लाभ हानि खाता बनाते हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम वो क्या करते हैं कि चिट्ठा बनाते हैं। चिट्ठा इसलिए बनाया जाता है कि आपके व्यापार की स्थिति क्या है ना, आपका व्यापार में आपकी संपत्ति कितनी है, आपके दायित्व कितने हैं, मतलब आपके पास में संपत्ति कुल मिलाकर कितनी है अभी तक, और आपके पास में दायित्व अपने कितने आपके पास में है, उसको ज्ञात करने के लिए चिट्ठा बनाया जाता है, ठीक है। तो लाभकारी संस्थाएं सबसे पहले अपना निर्माण खाता बनाएगी, जिसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोलते हैं। व्यापारिक खाता बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये है लाभकारी, जो 4 खाते मेंटेन करते हैं लाभकारी में। अगर गैर लाभकारी संस्थाओं की बात करते हैं उधर, है ना, तो ये कौन कौन से खाते बनाते हैं, देखिए गैर लाभकारी संस्थाएं में, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो गैर व्यापारिक संस्था या संगठन, ये चैप्टर ये लाभकारी संगठन का है ना। और आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो गैर व्यापारिक संस्था या संगठन का, एक गैर लाभकारी संस्था का जो चैप्टर है, और मैंने आपको इसमें अकाउंट बना के बताया कि ये कौन कौन से अकाउंट बनाती है। ये कौन कौन से अकाउंट बनाती है, एक फर्स्ट होती है प्राप्ति भुगतान खाता बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं, प्राप्ति व भुगतान खाता। ये प्राप्ति व भुगतान खाता बनाते फर्स्ट, जो अपन ने पढ़ा था अभी, है ना, इस चैप्टर के अंदर प्राप्ति भुगतान खाता बनाते हैं। सेकंड में क्या बनाते हैं, आयव्यय खाता बनाते हैं। इसके बाद अपन ने क्या बनाया था, आयव्यय खाता बनाया था, आय और व्यय खाता, आयव्यय खाता बनाते हैं। थर्ड में ये बनाते, सबसे पहले प्राप्ति और भुगतान खाता बनाते हैं, ये सबसे पहले निर्माण खाता बनाता है, वो आयव्यय खाता बनाते हैं, ये व्यापारिक खाता बनाते हैं, ठीक है। थर्ड में बनाते हैं व्यापारिक खाता, उसके बाद इनका व्यापार स्टार्ट होता है। थर्ड में क्या बनाते हैं, व्यापारिक खाता, थर्ड में व्यापारिक खाता बनाते हैं, ठीक। जिस प्रकार ये व्यापारिक खाता बनाते हैं उसी प्रकार ये भी बाद में अपना व्यापारिक खाता बनाते हैं। और लास्ट में भी चिट्ठा बनाते हैं कि गैर व्यापारिक संस्थाओं के पास कितनी संपत्ति है कुल मिलाकर, चिट्ठा। ये लाभ हानि खाता नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते, क्योंकि इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, इनका उद्देश्य कितनी आपके पास में प्राप्ति आई है और आपने कितना भुगतान किया है, मतलब आपके पास कितनी आय आई थी, कितना भुगतान किया था आपने। उसी प्रकार इसका ठीक विपरीत अगर आप लोगे, आपकी कितनी आय आपके पास आई थी और आपने वे खर्चे कितनी किए थे। फिर व्यापार खाता बनाते कि आपके पास व्यापार में और कौन कौन सी चीज़ें लेन देना है, और लास्ट में क्या बनाते हैं, अपना चिट्ठा बनाते हैं। ये इसका अंतर था। देखिए इसके बाद में आपको दे रखा है, जिसमें प्राप्ति भुगतान खाते की बात करूं, अगर आपको कहा जाए कि प्राप्ति भुगतान खाते की विशेषताएं, कल भी मैंने आपको बताया था कि प्राप्ति भुगतान खाते की विशेषताएं क्या क्या होती है ना। प्राप्ति भुगतान खाते की विशेषताएं, मैंने कहा था कि प्राप्ति भुगतान खाता आप जैसे बनाते हो, आप अकाउंट बनाते हो, खाता बनाते हो, उसी से आपको उसकी विशेषताएं भी पता चल जाती है। आपको यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि वास्तविक खाता, यह एक वास्तविक खाता है, वो देखा जाए तो यह वास्तविक खाता रहता है। इसमें सर्वप्रथम क्या करते हैं, शीर्षक जिस भी कंपनी का नाम रहता है वो लिखते हैं, प्राप्ति भुगतान खाता लिखते हैं, दिनांक वगैरह लिखते हैं। मैंने कल भी आपको इसका होमवर्क दिया था आप लोगों के लिए, है ना, प्राप्ति भुगतान खाते का। इसी प्रकार मैं आपको प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ बही में अंतर, है ना, आज मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आयव्यय खाते की विशेषताएं पेज नंबर 11 पर है। आयव्यय खाते की विशेषता आपके लिए होमवर्क है। आय
वे खाता, आयव्यय खाता। आपको इसकी विशेषताएं लर्न करना है, आयव्यय खाते की विशेषता पढ़ना है, ये आपके लिए होमवर्क है। बाकी बचा इस चैप्टर में क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लगभग हो गए। मैंने प्राप्ति भुगतान खाते के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, आयव्यय खाते के भी सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, चिट्ठा भी बना के बता दिया है ना। उसके बाद में चंदा के अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी बता दिए। अभी जो थ्योरी बची है, आपको ये थ्योरी 1 बाय 1 में एक्सप्लेन करते जाऊँगा, और आपको भी घर पर एक बार थ्योरी अच्छे से देखना है, पढ़ना है, आपको लर्न करना है और उसको अच्छे से समझना है कि क्या है ना। आज मैं आपको आयव्यय खाते की विशेषता दे रहा हूँ, आपको अच्छे से सबसे पहले पढ़ना है और उसे समझना है। जिस प्रकार आपने प्राप्ति भुगतान खाता पढ़ा था, है ना, तो प्राप्ति भुगतान खाते में अपन कौन कौन सी मदें लेते हैं, कौन कौन से आइटम्स लेते हैं, उसी प्रकार आयव्यय खाते की विशेषता में आप क्या क्या लेते हो उसके बारे में आपको लिखना है, समझ के लिखना है। ठीक है, ओके।